मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा। कितनी बारिश हो रही है। मेरी बहनें घर पर अकेली डर रही होंगी। भगवान जी मेरी बहनों की रक्षा कीजिए। साक्षी फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में पाव भाजी लिए तेजी से बारिश के पानी में भीगते हुए भागी जा रही थी। तभी वो एक छोटे से कच्चे घर के बाहर आती है तो उस घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ये तो दीप्ति गुंजन की आवाज है। अरे बाप रे, क्या हुआ होगा। साक्षी तेजी से उस छोटे से घर के अंदर आती है तो उस घर में एक कोने में साक्षी की 4 छोटी बहनें खुशी, जानवी, गुंजन और दीप्ति, ये चारों कांपते हुए बैठे थे। खुशी की गोद में उसकी 6 साल की छोटी बहन दीप्ति रोते हुए बैठी थी और घर की कमजोर छत से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था। तभी जोरों की आवाज में बिजली कड़कती है। दीदी। दीप्ति। साक्षी दौड़ते हुए अपनी बहनों के पास जाती है और दीप्ति गुंजन को अपने सीने से लगा लेती है। दोनों बहनें बेतहाशा घबराते हुए रोई जा रही थीं। नहीं नहीं दीप्ति, डरते नहीं, मैं आ गई हूं ना, डरते नहीं। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी मैं कब से कह रही हूँ इन दोनों से कि रोना बंद करो, पर ये दोनों है कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। साक्षी की छोटी बहनें दीप्ति, गुंजन और जानवी तीनों खराब मौसम और कड़कड़ाती बिजली को देखकर बेतहाशा रोए जा रहे थे। ये देखकर साक्षी बेहद घबराने लगती है और अपनी बहनों को अपने सीने से लगाकर उन्हें हिम्मत देने लगती है। आ लेके चलूं तुझे ऐसे देश में, आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती हैं जहां खुशियां परियों के भेष में, मिलती हैं जहां खुशियां परियों के भेष में। हो चांद चाहे जो आधा फिर भी है रोशनी, उम्मीद जो ना छूटे हर बात है बनी। रातों के सुर से निकले सुबह की रोशनी, डर को भगा दे जो ऐसी है रोशनी, डर को भगा दे जो ऐसी है रोशनी। दोनों बहनें रोज की तरह अपनी 3 छोटी बहनों के सामने लोरी गाने लगते हैं। तभी दीप्ति, गुंजन और जानवी तीनों सो जाते हैं। आज भी तीनों भूखे ही सो गए। इतनी मेहनत से मैं तीनों के लिए पाव भाजी लाई थी, पर बारिश के पानी में भीगकर ये भी खराब हो गई। दीदी इनकी भूख से ज्यादा इनका डर इन्हें तकलीफ दे रहा था। पता नहीं कब हमारे जीवन से ये बर्बादी खत्म होगी। इस बर्बादी का कोई अंत नहीं है खुशी। माँ पिताजी के जाने के बाद हमारा जीवन बर्बादी का ही गुलाम बन चुका है। अब हमें ही इस दुख भरे अवसर पर अपनी बहनों का सहारा, इनकी हिम्मत बनना होगा और इन्हें जीने के लिए एक नई राह दिखानी होगी। साक्षी, खुशी, ये दोनों गरीब अनाथ बहनें अपनी 3 छोटी बहनें जानवी, गुंजन और खुशी के साथ चमनपुर गांव में अपने एक छोटे से झोपड़े घर में बैठे अपने दुख भरे जीवन को याद किए जा रहे थे। साक्षी के माता पिता की कुछ दिनों पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। तब से ये 5 बहनें अनाथ हो चुकी थी। बारिश का मौसम था और बारिश का सारा पानी घर की छत से होकर घर के अंदर आ रहा था। साक्षी इसी तरह रोज अपनी बहनों को लोरी सुनाकर उसके दिल से डर निकालती थी और एक माँ की तरह उन्हें संभालती थी। बहरहाल साक्षी, खुशी पूरी रात अपनी बहनों को अपनी गोद में लिए बैठे रहे। अगले दिन सवेरे, खुशी तुम चारों घर में ही रहना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। दीदी आपके पास पैसे हैं? हाँ, कल के पैसों में से कुछ पैसे बचे हैं मेरे पास। साक्षी घर से बाहर आती है और एक चाय की दुकान पर जाकर वहां से 5 चाय लेकर अपने घर आती है और अपनी बहनों के साथ चाय पीने लगती है। अब तो मेरे पास से सारे पैसे खत्म हो गए, अब हम क्या करेंगे? दीदी हर बार की तरह इस बार भी हम घर का कोई सामान बेच देते हैं। ऐसा कब तक करते रहेंगे हम खुशी? एक दिन जब ये सारा सामान खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम? अब हमें कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। लगता है अब मुझे गांव में जाकर कोई काम करके पैसे कमाने होंगे, क्योंकि जीवन का गुजारा चलाने के लिए अब कुछ तो करना ही होगा ना हमें। मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगी दीदी। नहीं खुशी, हमारी 3 छोटी बहनें हैं, हम में से किसी एक को हमारी बहनों के पास रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी बहनों को किसी तरह की कोई तकलीफ हो।
माता पिता के गुजर जाने के बाद अक्सर बच्चों का यही हाल होता है। उनके सिर पर ममता का हाथ फेरने वाला कोई नहीं रहता। अपनी छोटी बहनों की मासूम सूरत और उनके चेहरे की बेबसी देखकर साक्षी को अपने मन ही मन बहुत रोना आता है, पर बड़ी बहन होने के नाते वो अपनी छोटी बहनों की हिम्मत बनकर उनके सामने अपने हर दुख आंसू को भुलाकर अपनी बहनों की ढाल बनकर उनके सामने खड़ी थी। तभी साक्षी काम की तलाश में गांव में आती है और हर जगह जाकर काम मांगने लगती है, पर गरीब और बच्ची समझकर कोई उसे काम नहीं देता। अब क्या करूं, मुझे तो कोई काम ही नहीं दे रहा है। अब मैं अपनी बहनों का ख्याल कैसे रख पाऊंगी। तभी साक्षी को सामने एक शादी का मंडप दिखाई देता है, जहां कई सारे लोग खाना खा रहे थे। लगता है किसी की शादी का खाना चल रहा है। चलो मैं जाकर चुपके से खाना लेकर आती हूँ और अपनी बहनों को देकर आती हूँ। मेरी बहनें सवेरे से घर में भूखी बैठी हैं। तभी बहनों की खातिर साक्षी उस शादी के मंडप में आती है और वहां से काफी सारा खाना लेकर भागते हुए अपने घर आती है और अपनी बहनों को वो खाना खिलाती है। पहली बार इतना अच्छा खाना खाकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। दीदी आप रोज हमारे लिए ऐसे ही खाना लाना। हाँ दीदी बहुत ही अच्छा खाना है ये तो, ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। चारों उस खाने को खाकर बड़े खुश होने लगते हैं। अपनी बहनों के चेहरे पर ये मुस्कान देखकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान जी मुझे इस काबिल बना दीजिए कि मैं ऐसी खुशी अपनी बहनों के चेहरों पर हमेशा कायम रख सकूं। तभी साक्षी काम की तलाश में बाहर आती है तो उसे एक महिला दिखाई देती है जो घास का गट्टा अपने सिर पर लिए जा रही थी। काकी जी आप ये घास कहाँ ले जा रहे हो? बेटिया ये घास मैं बेचने ले जा रही हूँ। इसे बेचकर ही तो हम अपना गुजारा चलाते हैं। क्या घास भी बिकती है? हाँ बेटिया, जो लोग मवेशियों का पालनहार करते हैं ना वे लोग हमसे घास खरीदते हैं। काकी जी क्या मैं भी आपके साथ घास बेचने का काम शुरू करूँ? मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल से तुम भी हमारे साथ जंगल में घास तोड़ने चलना। साक्षी वहां से चली जाती है। उसके बाद अगले दिन से साक्षी उस महिला के साथ रोज जंगल में आने लगी और बारिश के पानी में भीगकर रोज रोज जंगल से कई सारी घास तोड़कर लाने लगी और उस घास को गांव के व्यापारियों को 50 रुपए 100 रुपए दाम में बेचने लगी और उन पैसों से पेट कूट काट कर अपनी बहनों के साथ अपना गुजारा करने लगी। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक रात पांचों बहनें अपने छोटे से घर में बैठी थीं और बाहर भयंकर तूफानी बारिश चल रही थी। तेज हवा के कारण साक्षी का घर भी हिल रहा था। बाप रे ये तूफान तो कुछ ज्यादा ही भयानक आया है। हमारा घर तो हिल रहा है, कहीं ये घर गिर न जाए। बहनों निकलो यहाँ से। साक्षी जैसे ही अपनी बहनों को लेकर घर से बाहर आती है तभी उनका वो घर तूफान की वजह से टूटकर जमीन दोज हो जाता है। हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी पांचों बहनें उसी खुले मैदान में रात भर बारिश के पानी में भीगते हुए बैठी रही। अगले दिन सवेरे रात भर पानी में भीगने से दीप्ति गुंजन को बहुत तेज बुखार आ चुका था। दीदी इन दोनों को तो कितना तेज बुखार आ गया है। खुशी चल हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। साक्षी अपनी बहनों को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और दवाई देकर उसे खुले मैदान में आकर बैठ जाती है। घर तो रहा नहीं, अब कहाँ रहेंगे हम? दीदी हम सब उस स्कूल की छत के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। पांचों बहनें एक स्कूल के पास आकर बैठ जाती हैं। तभी साक्षी घास लाने जंगल में आती है और वहां से कई सारी घास तोड़कर अपने सिर पर रखकर गांव में आने लगती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अब घास सिर पर होने से साक्षी को बारिश का पानी नहीं लगता। घास की वजह से तो मैं पानी में भीग ही नहीं रही हूँ। ये घास तो मुझे पानी से बचा रही है। तभी साक्षी के मन में एक उपाय आता है। अगर मैं घास से ही एक घर बना लूं तो हमें तो बारिश का पानी भिगा भी नहीं पाएगा और घास तो मुफ्त में ही मिलती है। हाँ ये सही रहेगा। अब मैं घास और लकड़ियों से ही अपना एक घर बना लेती हूँ। तभी साक्षी वो घास लेकर अपनी बहनों के पास आती है और खुशी जानवी के साथ जंगल में आकर फिर से कई सारी घास और लकड़ियां तोड़कर लाती है और इसी तरह 3 से 4 दिनों में साक्षी और उसकी बहनें कई सारी घास और लकड़ियां इकट्ठा कर लेती हैं। चलो घास लकड़ियां तो जमा हो गई, अब फटाफट गड्ढे खोदकर लकड़ियां लगाते हैं। तभी पांचों बहनें मिलकर एक खुले मैदान में गड्ढा करने लगती हैं। एक बहन गड्ढा खोद रही थी तो दूसरी उसे अपने हाथों से पानी और खाना खिला रही थी। एक लकड़ियां गाड़ रही थी तो दूसरी उसे सहारा दे रही थी। इसी तरह पांचों बहनों के साथ से वो एक शानदार छोटा सा घास का घर बना लेते हैं। उस घर की दीवारें भी घास और लकड़ियों की थीं और उसकी छत भी घास और लकड़ियों की थी। रात का समय, तेज तूफानी बारिश चल रही थी
और पांचों बहनें अपने घास के घर में बैठी थीं। उनके घर में एक भी बूंद बारिश की नहीं आ रही थी। इस घास के घर में तो बारिश की जरा सी भी बूंदें नहीं आ रही हैं। आखिर हमारी मेहनत रंग लाई और हमें भी सर छुपाने के लिए घर मिल गया। दीदी अब अपना घर तो बन गया, तो अब कल से मैं भी आपके साथ घास बेचने आऊंगी ना। उसके बाद अगले दिन से साक्षी और खुशी दोनों जंगल में घास तोड़ने जाने लगे और घास बेचकर अपनी बहनों के साथ अपने उस घास के बने घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।